नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो गई है। काशी, खजुराहो, फिरोजपुर, दिल्ली, लखनऊ, सहारनपुर और एर्नाकुलम, बेंगलुरु वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई गई है। अब देश में 160 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से नई सौगात देते हुए 4 नई वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। बनारस रेलवे स्टेशन पर आज शनिवार की सुबह जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से खजुराहो जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, वहां मौजूद लोगों ने हर हर महादेव का जयघोष किया और ट्रेन काशी से खजुराहो के लिए रवाना हो गई। लोगों ने हाथ उठाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। 8 कोच वाली इस उद्घाटन स्पेशल ट्रेन में पहले दिन 400 से ज्यादा लोगों ने सफर किया। सुबह 8:41 पर बनारस से निकली ट्रेन शाम 4:30 बजे खजुराहो पहुंचेगी। बनारस रेलवे स्टेशन पर ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किसी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पीएम ने बनारस से खजुराहो वाली ट्रेन को ऑफलाइन, जबकि लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर कैंट, दिल्ली और एर्नाकुलम से बेंगलुरु तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का ऑनलाइन उद्घाटन किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेलवे स्टेशन परिसर में आने पर स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। विकसित काशी से विकसित भारत का मंत्र साकार करने के लिए हम लगातार यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक काम कर रहे हैं। आज काशी में अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, गैस पाइपलाइन से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं लगातार विस्तार भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। रोपवे पर तेजी से काम हो रहा है। गंजारी और सीगरा स्टेडियम जैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब हमारे पास है। हमारा प्रयास है कि बनारस आना, बनारस में रहना और बनारस की सुविधाओं को जीना सबके लिए खास अनुभव बने। साथियों, हमारी सरकार का प्रयास काशी में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार का भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शनिवार को बिहार दौरे पर आए। यहां पर सीएम योगी की 2 चुनावी सभाएं हैं और सीएम योगी ने इस दौरान चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि बिहार की तपोभूमि विकास और विश्वास की नई गाथा लिखने को तैयार है। उन्होंने कहा कि बिहार भारत की आत्मा का स्वर है। यहां आकर भारत की आत्मा से साक्षात्कार की अनुभूति होती है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज सत्याग्रही भूमि, पूर्वी चंपारण और तपोभूमि गया जी की विकास प्रिय जनता जनार्दन से संवाद कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता एक बार फिर भाजपा एनडीए सरकार के साथ विकास और विश्वास की नई कहानी लिखने को तैयार है। गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। यहां गुरुवार को पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है और उसके बाद अब सभी दलों का पूरा जोर दूसरे चरण के लिए है। दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार तेज हो गया है। दिन भर अलग अलग जगह पर दोनों गठबंधन के नेताओं ने रैलियां की और बिहार चुनाव में पहले दौर का मतदान कल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। बिहार चुनाव में पहले दौर का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। बिहार विधानसभा के लिए पहले दौर में रिकॉर्ड 64.66% वोट डाले गए और 1314 प्रत्याशियों का चुनावी भाग्य ईवीएम मशीनों में कैद हो गया है। बिहार के विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, एक स्वर्णिम बिहार बनाने के लिए फिर से एनडीए की सरकार आवश्यक है और सरकार के लिए आवश्यक है कि मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भारत के अंदर विरासत का सम्मान हुआ है,
विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। याद करिए, यूपी के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है और परिणाम है अयोध्या में राम मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। ये कांग्रेस आरजेडी तो ये ढाका क्षेत्र को घुसपैठियों का यहां पर एक केंद्र बना करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, हमें इस क्षेत्र में अराजकता पैदा नहीं होने देनी है। बिहार की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देनी है। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि मतदाता बनने के लिए सिर्फ आधार कार्ड ही काफी नहीं होगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ आधार दिखाकर मतदाता नहीं बन सकेंगे। यानी अगर आपका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो अपना नाम शामिल कराने के लिए सिर्फ आधार कार्ड का होना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए कोई और दस्तावेज भी साथ में देना होगा। इस बारे में चुनाव आयोग ने अलग से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को उनके मोबाइल फोन पर संदेश भेजा है। इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार आधार अकेले किसी को मतदान करने के योग्य नहीं बनाता है और आयोग को संदेश मिलने की पुष्टि कई जिलाधिकारियों ने की है और आयोग ने मान्य 13 दस्तावेजों की सूची जारी की है। उनमें से आधार के अलावा कोई अन्य एक दस्तावेज भी देना होगा। अगर शेष 12 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज संबंधित व्यक्ति के पास नहीं है तो वह ईआरओ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सामने ऐसा दस्तावेज पेश कर सकता है जो ईआरओ को संतुष्ट करता हो कि वह भारत का नागरिक है या उसकी उम्र 18 वर्ष है या उससे अधिक है या यहाँ का वह स्थानीय निवासी है। पानीपत खटीमा हाईवे पर बुटराड़ा फ्लाईओवर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही एएसपी संतोष कुमार और बाबरी थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि कार सोनीपत नंबर की है और हादसे के वक्त चारों युवक संभवतः मुजफ्फरनगर की ओर जा रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया और कैंटर भी क्षतिग्रस्त हो गया। कार के अंदर से शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं, जिससे आशंका लगाई जा रही है कि कार सवार युवक नशे में थे। सभी युवक हरियाणा के रहने वाले थे। पुलिस ने चारों मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को हादसे की सूचना दी। जनपद शामली थाना बाबरी क्षेत्र के अंतर्गत हुई सड़क दुर्घटना और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में शामली के अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने इस घटना की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक हादसे में मृत चारों युवकों के शव की शनाख्त हो गई है और चारों युवकों के नाम साहिल, आशीष, परमजीत, विवेक बताए गए हैं। ये चारों हरियाणा के सोनीपत के निवासी थे। ये आप देख रहे हैं बंती खेड़ा थाना बाबरी का ये पुल है। पुल से करीब 100 मीटर आएंगे आप आगे। यहाँ पे एक नंबर है HR 19K 8004। ये गाड़ी है। एक गाड़ी यहीं खड़ी थी, इसमें पीछे से टक्कर मारा है। इसमें 4 व्यक्ति सवार थे और टक्कर तेज थी। इसमें चारों व्यक्तियों का देहांत हो गया है। मौके पर बाबरी पुलिस द्वारा पश्चाताप पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। शेष विधि प्रक्रिया प्रचलित है। पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को अदालत ने बड़ी राहत दी है और आजम खान को सरकारी लेटर पैड और मोहर का प्रयोग कर आरएस, भाजपा और शिया नेता कल्बे जवाद की मानहानि के आरोप मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसडीएम आलोक वर्मा ने आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने आजम को बरी करते हुए कहा कि विवेचक ने प्रेस से संबंधित संपादक रिपोर्टर को बतौर गवाह पेश नहीं किया जो तथ्यों के विषय में प्रमाणिक साक्ष्य दे सकता था। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन ने जो भी मानहानि करने वाले कागजात दिखाए हैं वे सब मूल रूप में नहीं है। ये कानून की नजर में साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं है। उनके आधार पर किसी को दोषी ठहराया नहीं जा सकता है, जिसके तहत अदालत ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बरी कर दिया है। जैसा है आप जानते ही हैं, लेकिन फैसला बहुत ईमान वाला फैसला है। दुआ ही दे सकता हूं जज साहब को, उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूं। अदालतों से ही उम्मीद बची है। आज पूछा सबने, आप बंधुओं ने, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, तो मैंने कहा ऑर्डर तो है, बाकी कुछ नहीं है। जो लॉ है वो जस्टिस की शक्ल में कायम रहे, जैसा आज हुआ है। तो कमज़ोरों को बहुत उम्मीद
बंद जाएगी। सर कितने मुकदमे आपके ऊपर दर्ज है, क्या आपको याद है, और कैसे आप उसको फेस कर पा रहे हैं, कहाँ से इतनी ताकत? का क्या मामला था? मैं अपने वकील से पूछकर बता पाऊंगा, सैकड़ों में है, मुझ पर हैं, मेरी बीवी पर हैं, बड़े बेटे पर हैं, मेरे भाई पर, भतीजे पर, मेरी बहनों पर, मेरी मरी हुई माँ पर, मेरे दोस्तों पर, अभी भी जेलों में हैं लोग। मेरे साथी हैं, अजहर अली खान चेयरमैन थे, 2 बार रहे नगर पालिका के, उनकी बीवी भी चेयरपर्सन थी, वो अभी भी बिजनौर की जेल में है। सहारनपुर के अंबेटा क्षेत्र के टिंडोली गांव में भाजपा नेता 70 वर्षीय धर्म सिंह कोरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका खून से लथपथ शव घेर में चारपाई पर पड़ा मिला और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सहारनपुर जनपद के अंबेटा थाना क्षेत्र के टिटोली गांव में भाजपा नेता धर्म सिंह कोरी का शव घेर में चारपाई पर खून से लथपथ मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक धर्म सिंह रोज की तरह रात में घेर में सोए थे और सुबह जब उनकी बहू वहां पहुंची तो उन्होंने तुरंत परिजनों को सूचना दी। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो पाया कि धर्म सिंह के माथे पर गोली का निशान था। आशंका है कि हत्यारा उन्हें गोली मारने के बाद चादर उड़ाकर फरार हो गया। धर्म सिंह भाजपा के अंबेटा मंडल में उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। घटना की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। आज 8 नवंबर 2025 को थाना नकुड़ को गांव टिडौली में एक 65 वर्षीय व्यक्ति के शव मिलने की सूचना प्राप्त होती है। जब थाना नकुड़ की पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है तो यह जानकारी होती है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जब ये रात्रि में अपने घेर पर सो रहे थे तभी की ये घटना बता रहे हैं। इसमें फॉरेंसिक यूनिट क्षेत्राधिकारी नकुड़ और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। तो परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के अनावरण के लिए 3 टीम्स का गठन कर दिया गया है और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा और घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी घायल होकर गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक 31 अक्टूबर और 2 नवंबर 2025 को गोमती नगर क्षेत्र में 2 अलग अलग चेन स्नैचिंग की वारदातें हुई थी और दोनों ही मामलों में बाइक सवार बदमाशों ने रात में राहगीरों के गले से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम के साथ जांच शुरू की थी और पुलिस को सूचना मिली कि वही बदमाश फिर से वारदात की फिराक में गोमती नगर क्षेत्र में घूम रहे हैं। चेकिंग के दौरान दयाल चौराहे के पास बिना नंबर की पल्सर बाइक पर सवार 2 युवकों को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक युवक के पैर में लगी जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शिवम गुप्ता पुत्र राकेश गुप्ता निवासी जनपद लखीमपुर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक शिवम पर गैंगस्टर एक्ट समेत करीब 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसके पास से लूटी गई चेन, मोबाइल, नगद, तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि फरार साथी की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और उसके खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश में बरेली जिले की एक अदालत ने बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत 6 आरोपियों की जमानत अर्जी को फिर से खारिज कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने बरेली शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल, पुलिस पर पथराव, फायरिंग और एसिड अटैक आरोपी मौलाना तौकीर रजा समेत 6 आरोपियों की जमानत फिर से खारिज कर दी है। आरोपियों में 2 बिहार में पूर्णिया जिला निवासी हैं और इन आरोपियों ने वकील के जरिए पहले जमानत अर्जी दी थी और न्यायाधीश ने अगली सुनवाई 11 नवंबर तय कर दी है। अपर सत्र न्यायालय बरेली ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपी जमानत मिलने पर विवेचना को प्रभावित कर सकता है। न्यायालय ने अगली सुनवाई तिथि 11 नवंबर तय की है और बता दें कि शहर में 26 सितंबर को निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से नमाज़े बाद इस्लामिया मैदान पर जुटने का आह्वान किया था और पुलिस ने जब भीड़ को रोका तब फोर्स पर हमला कर दिया और फायरिंग हुई थी। आईएमसी मुखिया मौलाना तौकीर रजा की जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने खारिज की है और इस मामले में कोतवाली, किला, बारादरी थानों में करीब 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। मौलाना तौकीर इन दिनों फतेहगढ़ जेल में बंद है।
बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल एक बार फिर से कानूनी झंझट में फंस गई हैं। मुरादाबाद की अदालत ने उन्हें चेक बाउंस मामले में 9 जनवरी 2026 को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। ये मामला ड्रीम विजन इवेंट कंपनी के मालिक पवन कुमार वर्मा से जुड़ा है, जिन्होंने अमीषा पर 11 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया था और नवंबर 2017 में उन्होंने अमीषा पटेल को मुरादाबाद के एक होटल में होने वाली शादी में परफॉर्म करने के लिए बुलाया था और समझौते के अनुसार अमीषा को 4 गानों पर डांस करना था और इसके लिए उन्हें 11 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे। होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट और सभी इंतजाम पहले से कर दिए गए थे, लेकिन अमीषा पटेल शादी में पहुंची ही नहीं। इवेंट के दिन उनका फोन भी बंद मिला। पवन के अनुसार इवेंट से पहले ही अमीषा की टीम ने उनसे 2 लाख रुपए अतिरिक्त मांगे। जब अभिनेत्री कार्यक्रम में नहीं आई तो उन्होंने 19 दिसंबर 2017 को कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई और काफी समय बाद दिसंबर 2024 में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। इसमें अमीषा पटेल ने कुल 14 लाख रुपए लौटाने पर सहमति दी। उन्होंने पवन वर्मा को 6 लाख रुपए नगद और 2 लाख रुपए का चेक 31 दिसंबर 2024 की तारीख का दिया, जबकि बाकी रकम बाद में देने का वादा किया, लेकिन जब चेक बैंक में लगाया गया तो वह बाउंस हो गया और पवन ने फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शिकायत पर पहले भी अदालत ने अमीषा पटेल को बुलाया था। उनके पेश न होने पर वारंट जारी किया गया था और बाद में 23 जनवरी 2024 को अमीषा कोर्ट में पेश हुई और अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया, जो मंजूर कर लिया गया। अब चेक बाउंस के मामले में अदालत ने फिर से 9 जनवरी 2026 को उन्हें पेश होने के आदेश दिए हैं। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को वर्ष 2021 में रायबरेली में पुलिस के साथ अभद्रता के आरोप में दर्ज एक मुकदमे में न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर यहां की विशेष एमपी एमएलए अदालत ने फरार घोषित कर दिया है। विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए अदालत डॉक्टर विवेक कुमार ने दिल्ली के पूर्व विधि और कानून मंत्री सोमनाथ भारती को बीते गुरुवार को फरार घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि इस न्यायाधीश ने गैर जमानती वारंट के साथ अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत नोटिस की जारी किया और मामले की अगली सुनवाई अब आगामी 13 नवंबर को नियत की गई है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।